नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो एक ही खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रोहिणी में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। ये परियोजनाएं द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2 UER2 राजधानी को भीड़भाड़ से मुक्त करने की सरकार की व्यापक योजना के तहत विकसित की गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का विकास लगभग 5,360 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री लगभग 5,580 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए संपर्क मार्गों के साथ शहरी विस्तार सड़क 2 UER2 के अलीपुर से ढिचाऊ कला खंड का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के आंतरिक और बाहरी रिंग रोड और मुकरबा चौक, धौला कुआं और NH9 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम होगा। नए मार्ग से बहादुरगढ़ और सोनीपत तक सीधी पहुंच होगी। औद्योगिक संपर्क में सुधार होगा, शहरी यातायात कम होगा और NCR में माल की आवाजाही में तेजी आएगी। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के बाद शुभांशु शुक्ला स्वदेश लौट चुके हैं। शुभांशु के दिल्ली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभांशु के देश लौटने पर खुशी व्यक्त की। जितेंद्र सिंह ने इस लम्हे को बेहद यादगार बताते हुए सोशल मीडिया पर उस पल का वीडियो साझा किया है। शुभांशु के साथ कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी स्वदेश लौट चुके हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा के एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट थे, जिसने 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। वहीं 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे थे। चुनाव आयोग ने आज एक अहम प्रेस वार्ता बुलाई है। इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आयोग बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दे सकता है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि शुद्ध मतदाता सूचियां लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। मतदाता सूची तैयार करने के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों की भागीदारी और मतदाताओं और राजनीतिक दलों को त्रुटियों को सुधारने के लिए उचित समय और अवसर दिया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद डिजिटल और फिजिकल कॉपियां फिर से लगातार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं और ECI वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के एक्स पर पोस्ट किए गए वोट चोरी को लेकर साझा किए एक वीडियो को भ्रामक बताया है। आयोग के फैक्ट चेक में सामने आया कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता सूचियां कानून के अनुसार और पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार की जा रही हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज से बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। बिहार के 20 से ज्यादा जिलों के 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा सासाराम के बियाडा मैदान से होगी। राहुल गांधी शाम 7 बजे रमेश चौक औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यात्रा में आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव समेत इंडी ब्लॉक के तमाम नेता शामिल होंगे। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने विभाजन की विभीषिका को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबैटन जिम्मेदार थे। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये यात्रा लोगों को भ्रमित करने के लिए है। इस यात्रा में कोई दम नहीं है। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी ने इस तरह की यात्राएं की हैं, लेकिन विफल रहे हैं। ये लोग अपनी कमियों को चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कहां घूमने जा रहे हैं। बिहार में SIR कोई मुद्दा ही नहीं है।
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साथ ही कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है। हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के पास है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए निर्देश के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा इस तरह की यात्रा निकालने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कहा कि एसआईआर बहुत जरूरी है। इस मामले पर विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। बिहार में राजस्व महाअभियान पर बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि विभाग का महाअभियान प्रारंभ हुआ है। 20 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। इसमें विशेषकर 4 तरह के मामले देखे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने संसदीय बोर्ड की एक अहम महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार ये बैठक आज शाम को होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों के अलावा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय किए जाने की संभावना है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से नेपाल की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सचिव स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा, हवाई उड़ानों, ऊर्जा क्षेत्र आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश सचिव का यह दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सितंबर में होने वाली भारत यात्रा से पहले हो रही है। भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है। चीन के विदेश मंत्री 18 से 19 अगस्त तक भारत का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान चीन के विदेश मंत्री अपने भारतीय समकक्ष से भी मुलाकात करेंगे। चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले कई मायनों में खास माना जा रहा है। जयपुर में भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विभाजन विभीषिका संगोष्ठी का आयोजन किया है। राजस्थान कैबिनेट में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी कार्यक्रम में सहभागी रहे। कोलकाता में द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर रिलीज के दौरान हंगामा मच गया। अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा ट्रेलर लॉन्च की अनुमति नहीं दी गई। इससे नाराज अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि क्या इस राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी है। पल्लवी जोशी ने कहा कि भारत का हर व्यक्ति बंगाल की सच्चाई जानने के लिए इस फिल्म देखे। कलाकारों को सम्मान देना राज्य की जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस ने एसबीआई बैंक के ग्राहकों का डेटा चोरी करने वाले साइबर जालसाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस ने डेटा चुराने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सांगली जिले के गन्ना किसानों और चीनी मिल मालिकों से एसआई तकनीक को प्रभावी उपयोग करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि कृषि क्षेत्र में एआई के सफल प्रयोग हुए हैं, जहां पानी और उर्वरक की बचत और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एआई का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 31वें स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के निधन से ये पद खाली हो गया था। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में दुग्गन गांव के गरीब परिवार में भारतीय सेना ने खुशियां बिखेर दी है। गांव के आसपास जरूरी सुविधा ना होने से सेना के चिकित्सक ने स्पीच थेरेपी सीखी और बच्चे को बोलना सिखाया। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ हरियाणा पुलिस की विशेष जांच टीम ने हिसार की अदालत में 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका जताई है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाटों के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मुंबई वासियों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। वहीं बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग ने तेलंगाना, गुजरात और गोवा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद हो गया है, वहीं वैकल्पिक मार्ग वाया कटौला भी बंद हो गया है। देश भर में पूरे उत्साह और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। मथुरा, वृंदावन, द्वारका और अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए उमड़े। राजस्थान में नाथ द्वारा के श्री नाथ जी मंदिर में 352 वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी गई। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ग्वालियर के एक ऐतिहासिक मंदिर श्री गोपाल मंदिर में इस बार भी आस्था और भव्यता का अद्भुत संगम बना। यहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का श्रृंगार 100 करोड़ रुपए से भी अधिक कीमत के बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषणों से किया गया। देश के साथ विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नेपाल में श्री कृष्ण मंदिर में भी आस्था का जनसैलाब उमड़ा। साइप्रस में भी भारतीय समुदाय ने पूरे उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियां मनाना, केसरी चाय दूध रसमलाई हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। S&P ग्लोबल ने भारत के 10 प्रमुख वित्तीय संस्थानों की रेटिंग में सुधार किया है। इसमें SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक शामिल है। भारत की सॉवरेन रेटिंग में 18 साल बाद सुधार के बाद ये फैसला आया है। S&P ने मजबूत अर्थव्यवस्था और कर्ज वसूली में सुधार को अहम बताया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का ग्रॉस डेटा वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर 7% बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। सोने की कीमतों में 900 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक की गिरावट हुई है और वहीं चांदी की कीमतों में 200 रुपए से अधिक का मामूली इजाफा हुआ है। गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने CBDT से असेसमेंट ईयर 2025-26 की ITR और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की 15 सितंबर की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने इसकी वजह ITR यूटिलिटी में देरी और टैक्स पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को बताया है। सरकार के अनुसार भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर 2026 तक 10.7% की सालाना वृद्धि से तेजी से आगे बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा मिलने से इसे सस्ती और दीर्घकालिक फंडिंग का लाभ मिल रहा है।
लॉजिस्टिक्स सेक्टर 2.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और लगातार नए अवसर भी पैदा कर रहा है। भारत का पर्यटन क्षेत्र आने वाले सालों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज करने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2028 तक इस सेक्टर की आय 5,12,356 करोड़ रुपए यानी कि 59 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंच सकती है। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2030 तक घरेलू यात्रियों की संख्या बढ़कर 5.2 अरब तक पहुंच सकती है। ये वृद्धि दर लगभग 13.4% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की जाएगी। SBI होम लोन ने नए ग्राहकों के लिए होम लोन की दरें 25 आधार अंक बढ़ा दी हैं। बैंक ने ब्याज दर की अधिकतम सीमा 8.45 को बढ़ाकर 8.70 कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 47% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। पीयूष गोयल ने बताया कि यह मेक इन इंडिया के लिए एक सफल कहानी है, जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 2014-15 से शुरू हुए एक दशक में $31 बिलियन से $133 बिलियन तक की घातीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा पीयूष गोयल ने कहा कि हमारा देश एक समय पर मोबाइल आयातक हुआ करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। NHAI का फास्टैग वार्षिक टोल पास लॉन्च होते ही हिट हो गया है। 15 अगस्त को शुरू हुई इस योजना के पहले ही दिन 1.4 लाख यूजर्स ने इसे खरीदा। यह योजना नागरिकों को सस्ती, आसान और कैशलेस यात्रा का विकल्प देती है। अगस्त 2025 के तीसरे हफ्ते में 90 कंपनियां डिविडेंड देंगी, 2 कंपनियां बोनस इशू करेंगी और 4 कंपनियां स्टॉक स्प्लिट कर निवेशकों को बड़ा इनाम देंगी। अपोलो हॉस्पिटल्स, कोल इंडिया, HAL, पावर ग्रिड, JK पेपर, IRCTC और LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियां इस लिस्ट में शामिल। एयर कनाडा के 10,000 से अधिक फ्लाइट अटेंडेंट शनिवार तड़के हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद कंपनी ने अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दी। इस घटनाक्रम से शनिवार को दुनिया भर में 1 लाख से अधिक यात्रियों के प्रभावित होने का अनुमान है। इस बीच कनाडा सरकार ने विमानन कंपनी और उसके फ्लाइट अटेंडेंट के संघ पर काम पर लौटने और समझौता करने का दबाव तेज कर दिया है। संघीय रोजगार मंत्री पैटी हसडू ने कहा कि सेवाओं को पूरी तरह से पुनः शुरू करने में कई दिन लग सकते हैं और ये कनाडा औद्योगिक संबंध बोर्ड पर निर्भर करेगा। एयर कनाडा रोजाना औसतन 700 उड़ानों का संचालन करती है। कंपनी का परिचालन पूरी तरह से ठप पड़ने से हर रोज लगभग 1.30 लाख यात्रियों के प्रभावित होने का अनुमान है। फ्लाइट अटेंडेंट्स का सबसे बड़ा मुद्दा है अनपेड वर्क यानी बिना भुगतान के काम। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कहा है कि पुतिन ने डोनेट्स्क क्षेत्र को रूस को सौंपने की मांग की है। अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो रूस संघर्ष को वहीं रोकने को तैयार है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध खत्म करने का समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी ताकत है। सर्बिया में शनिवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन और तेज हो गए। 9 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शन में इस दिन प्रदर्शनकारियों ने वोल्जेवो में सत्तारूढ़ सर्बियाई प्रगतिशील पार्टी SNS के कार्यालयों को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय पर पत्थर फेंके और परिसर में तोड़फोड़ की। इससे 9 महीने पहले सर्बिया के नोवी साद शहर में जीर्णोद्धार के दौरान एक रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 16 लोगों की मौत के बाद सर्बिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने शनिवार को कहा कि अमेरिका यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। मर्ज ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई बातचीत की जानकारी उन्हें और अन्य यूरोपीय नेताओं को दी है और वो यूरोप को अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। स्पेन के वेरिन शहर के जंगल में शनिवार को आग लग गई। इस आग में लंदन के क्षेत्रफल जैसा इलाका जल गया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। साथ ही 17वीं शताब्दी में बने अटालिया किले के लिए खतरा पैदा हो गया। थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाओं के प्रतिनिधियों ने शनिवार को थाईलैंड के त्राट प्रांत में थाईलैंड कंबोडिया रीजनल बॉर्डर कमेटी की विशेष बैठक बुलाई। थाई नेवी के अनुसार बैठक में थाई पक्ष के चंथाबुरी और त्राट बॉर्डर डिफेंस कमांड के कमांडर और कंबोडिया के मिलिट्री रीजन 3 के कमांडर शामिल हुए।
दोनों पक्षों ने आपसी मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और सीमा क्षेत्रों में शांति और लोगों की भलाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार 300 से 400 नेशनल गार्ड सैनिकों को अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी भेज रही है। गवर्नर कार्यालय के बयान के अनुसार ये कदम जन सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है। इसके तहत प्रशिक्षित कर्मियों के साथ आवश्यक उपकरण और विशेष प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वह गजा से आने वाले सभी विजिटर वीजा पर रोक लगाएगा जब तक कि हाल ही में जारी किए गए कुछ अस्थायी मेडिकल मानवीय वीजा की प्रक्रिया और मानकों की पूरी और गहन समीक्षा नहीं हो जाती। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन के 96 सांसदों के एक क्रॉस पार्टी समूह ने सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि गजा के बीमार और घायल बच्चों को बिना देरी ब्रिटेन लाकर उनका इलाज कराया जाए। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने जानकारी दी है कि अटलांटिक महासागर में उठा सीजन का पहला तूफान एरिन अब कैटेगरी 4 हरिकेन में बदल चुका है और लगातार अधिक ताकतवर होता जा रहा है। वर्तमान में ये तूफान एंग्विला से करीब 193 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी अधिकतम स्थायी हवाओं की रफ्तार 233 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है, जो इसे अत्यधिक खतरनाक श्रेणी में लाती है। एनएचसी ने चेतावनी दी है कि इस तूफान से उठी समुद्री लहरें सप्ताहांत तक नॉर्दर्न लीवर्ड आइलैंड्स, वर्जिन आइलैंड्स, प्यूर्टो रिको, हिस्पानियोलो और तुर्क्स और कैकोस द्वीपों को प्रभावित करेगी। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने से 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। ये इस वर्ष के मानसून सीजन की सबसे घातक बारिश है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तानिया हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। उन्होंने प्रतियोगिता के महिला एकल के फाइनल मुकाबले में जापान की कानाए सकाई को 15-10, 15-8 से हराया। इस जीत के साथ ही तानिया हेमंत ने अपना चौथा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत लिया। इससे पहले उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल 2022 टूर्नामेंट 2023 में ईरान फज्र इंटरनेशनल और 2024 में बेंडिगो इंटरनेशनल जीता था। भारत की युवा स्टार स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने NSW बेगा ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की नूर काफागी को 3-2 से हराकर खिताबी दौर में प्रवेश किया। फाइनल में अनाहत का सामना मिस्र की ही हबीबा रानी से होगा। दूसरे एशिया यूथ ओपन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने इस प्रतियोगिता में अपने अभियान को 7 पदक जीतकर समाप्त किया। शिलोंग लाजोंग ने भारतीय नौसेना को हराकर भारतीय लगातार दूसरे साल डूरन कप की सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शिलांग लाजोंग FC की टीम एक गोल से पिछड़ती हुई दिखी और इसके बावजूद टीम भारतीय नौसेना को 2-1 के करीबी अंतर से हराने में सफल रही। भारतीय फुटबॉल टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच खालिद जमील ने आगामी CAFA नेशंस कप के लिए 35 सदस्य संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है और संभावित खिलाड़ियों की सूची में बेंगलुरु FC के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, डिफेंडर चिंगलेन साना सिंह, राहुल भेके, रोशन सिंह, नाउरोन और मिडफील्डर सुरेश सिंह शामिल हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।